अच्छा, आज का जो है वो बेसिकली सेक्शन नंबर 6 से लेकर सेक्शन नंबर 19 तक हम पढ़ेंगे। अब सबसे पहले हमारी जो सेक्शन है वो ये कहती है डेफिनेशन इन द कोड टू बी अंडरस्टूड एंड एज टू द एक्सेप्शन। अब इसका बेसिकली मतलब ये है, वो ये कहता है कि अगर इसको, ये जो हमारा चैप्टर है, इस चैप्टर के अंदर बेसिकली कुछ डेफिनेशन गिवन है और वो डेफिनेशन जो है कुछ ऐसी डेफिनेशन बहुत सी कुछ वर्ड्स को डिफाइन किया गया है, जैसे मैन कौन है, वुमेन कौन है, जेंडर कौन है, नंबर कौन है, पब्लिक कौन है, वो है एक्सेट्रा। ठीक है, और कुछ हमारे पास जनरल एक्सेप्शन है और जनरल एक्सेप्शन का एक अलग से चैप्टर है। तो ये सेक्शन नंबर 6 सबसे पहले इस चैप्टर की हमें ये कहती है कि इन डेफिनेशंस को कम्प्लीटली अंडरस्टैंड करने के लिए जिस वक्त आप जनरल एक्सेप्शन का चैप्टर पढ़ेंगे तो इन दोनों को कंबाइन करके पढ़ना है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इससे कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग आपकी डेवलप होगी। अब इसको एक इलस्ट्रेशन से समझे कि एक बंदा है, उसने मर्डर किया था, पुलिस ने उसे अरेस्ट किया है। बाद में वो बंदा पुलिस को लायबल नहीं कर सकता रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट के लिए कि इस पुलिस ने इसे गलत तरीके से गलत अरेस्ट कर दिया था। क्यों? क्योंकि नथिंग इज़ एन ऑफेंस विच इज़ डन बाय अ पर्सन हु इज़ बाउंड बाय लॉ टू डू इट। कि कोई भी ऐसी चीज़ ऑफेंस नहीं होगी कि जिसमें किसी बंदे ने वो काम किया हो जिससे लॉ ने उसे उस काम के लिए बाउंड किया हो। ठीक है, तो वो ऑफेंस नहीं होगा। इसी तरह एक और एग्जांपल है कि ऑफेंस बेसिकली हम उस काम को कहते हैं जो कि अगेंस्ट द लॉ। ठीक है, लेकिन वो ये कहते हैं कि अगर कोई भी बंदा, कोई भी बच्चा जिसने 7 साल की कम उम्र में कोई ऑफेंस किया है तो वो ऑफेंस नहीं होगा। नेक्स्ट है सेक्शन नंबर 7। ठीक है, वो ये कहते हैं कि एवरी एक्सप्रेशन विच इज़ एक्सप्लेन इन एवरी एनी पार्टी ऑफ दिस कोड इज़ यूज इन कन्फर्मिटी विद एक्सप्लेनेशन। इसका ये मतलब है कि इस कोड का, इस पाकिस्तान पीनल कोड की में जितने भी वर्ड्स एक्सप्लेन किए गए हैं वो पाकिस्तान पीनल कोड के हर पार्ट पर इक्वली एप्लीकेबल होंगे। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है जेंडर। जेंडर के बारे में ये कहते हैं कि जेंडर इस पाकिस्तान पीनल कोड के अंदर जहाँ भी ही का वर्ड यूज़ होगा वो ना सिर्फ जो है तो वो किसी मेल के लिए इस्तेमाल किया जाएगा बल्कि वो फीमेल के लिए भी बराबर के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। और ही के डेरिवेटिव्स, अब ही के डेरिवेटिव्स कौन कौन से होते हैं? हिम होता है, हिमसेल्फ होता है और हिज होता है। ठीक है, जेंडर में वो ये कहते हैं कि जेंडर हो गया। नेक्स्ट है नंबर। अब इस चीज़ को एक समझे कि ये कहता है कि नंबर कुछ ऐसे वर्ड्स आते हैं कि वो बज़ाहिर नज़र ऐसे आ रहे होते हैं कि वो सिंगुलर है, लेकिन उनके अंदर का जो मतलब होता है वो प्लूरल होता है। जैसे अब एक फर्नीचर है, फर्नीचर के अंदर हमारे पास बहुत से आइटम्स आते हैं, जैसे टेबल आती है, चेयर आता है, डेस्क आता है और भी बहुत सारे आइटम्स आते हैं। तो जब हम ये कहते हैं दिस फर्नीचर इज़ एक्सपेंसिव, तो बजाय ये फर्नीचर सिंगुलर नज़र आ रहा है, लेकिन इसके अंदर बहुत से आइटम्स हैं जिन्हें एक्सप्लेन किया गया है कि अगर ये वाला फर्नीचर आप लेंगे तो इसमें चेयर, टेबल, डेस्क, बहुत सारी चीज़ें बहुत सारी एक्सपेंसिव होंगी। ठीक है, नेक्स्ट सेक्शन नंबर 10 है, वो ये कहते हैं कि मैन जो है वो मेल होगा और वो किसी भी एज का हो सकता है, और फीमेल और जो वुमेन होगी वो फीमेल होगी और वो किसी भी एज के लिए होगी। पर्सन में जो है वो बेसिकली कोई भी कंपनी होगी, कोई भी एसोसिएशन होगी। एसोसिएशन वो होती है कि जिसमें लोग आपस में मिलकर कोई काम कर रहे होते हैं। ठीक है, और कोई भी बॉडी ऑफ पर्सन, कोई भी ग्रुप ऑफ पर्सन होंगे, चाहे वो इनकॉर्पोरेटेड हो या फिर ना। इनकॉर्पोरेटेड का मतलब होता है कि सिंगल लीगल एंटिटी जिसकी अपनी लीगल राइट्स एंड एप्लीकेशन है। पब्लिक जो है वो किसी भी कम्युनिटी के क्लास के लोगों को कहा जाता है। फिर उसके बाद सेक्शन नंबर 13 ओमिट है, सर्वेंट ऑफ स्टेट। सर्वेंट ऑफ सेक्शन नंबर 14 में ये कहती है कि सर्वेंट ऑफ स्टेट बेसिकली क्या होता है कि कोई भी ऑफिसर जिसे किसी भी फेडरल या फिर पब्लिक गवर्नमेंट ने जो है वो दर से अपॉइंट किया हो, चाहे वो कॉन्टीन्यूड हो, चाहे वो मुलाजमत कर रहा हो, या वो चाहे वो तैनात किया गया हो। ठीक है, सेक्शन नंबर 15 भी जो है वो ओमिटेड है। 16 भी, सेक्शन 17 ये कहती है कि गवर्नमेंट जो है वो बेसिकली क्या होती है कि कोई भी ऐसा बंदा जिसे लॉ ने ऑथराइज़ किया हो, लॉ ने उसे परमिशन दी हो, इजाज़त दी हो कि वो किसी भी डिपार्टमेंट को एडमिनिस्टर कर सके, मतलब ये कि वो किसी भी डिपार्टमेंट को चला सके। नेक्स्ट है सेक्शन 19। सेक्शन 19 हमें ये डिफाइन करती है कि जज सिर्फ और सिर्फ वो पर्सन नहीं होता कि जिसे लॉ ने डेजिग्नेट किया एज अ जज किया होता है, बल्कि कोई भी ऐसा पर्सन जो कि किसी भी लीगल प्रोसीडिंग, चाहे वो सिविल प्रोसीडिंग हो या फिर क्रिमिनल प्रोसीडिंग, उसके अंदर उसने अपनी डेफिनेटिव जजमेंट दी हो। डेफिनेटिव जजमेंट का ये मतलब है कि उसने वहाँ पर अपनी फाइनल जजमेंट दी हो। अब इसको एग्जांपल से ये समझे कि मतलब कि एक मजिस्ट्रेट की अदालत है, उसका काम सिर्फ और सिर्फ चार्ज के हवाले से होता है और उसे उस मैटर को, उस केस को उसे रेफ़र करना होता है किसी भी ऐसी कोर्ट में जहाँ पर उस बंदे का ट्रायल जो है वो कंक्लूड किया जाएगा। ठीक है, तो अब ये कहते हैं कि जो मजिस्ट्रेट होता है वो आपका जज नहीं होता।